हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और एफकैट की प्रिपरेशन भी काफ़ी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है। इसमें हम आपको एफकैट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हम साथ में डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनसे जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का अप्रोच होता है, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। लास्ट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। हमने ग्रामर के कई कॉन्सेप्ट्स थ्रू एडेड स्पॉटिंग क्वेश्चन के जरिए सीखे। तो उसी तरह आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप बहुत हाईली एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं एफकैट 2023 इंग्लिश सेक्शन। तो आज का जो सेशन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपका सेक्शन है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके इंग्लिश जो आपका पार्ट होता है पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होता है? तो आपको पैसेज दिया हुआ होता है, उस पैसेज पे बेस्ड 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको पहले क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चंस कैसे हैं? आप एक बार क्वेश्चन को ग्लांस कर लेंगे, लुक थ्रू कर लेंगे, उसके बाद पैसेज पे आएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने ये पेपर खोला, मेरे सामने ये पैसेज आया, मैंने इसको थोड़ा स्किप किया और पहले मैंने क्वेश्चन देखे कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चंस को देख के आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि पेपर किस टॉपिक पे है, उसका सब्जेक्ट क्या है, और थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है आपको कि आपको क्या ढूंढना है, किस इंफॉर्मेशन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप पढ़ते जाते हैं पैसेज, वैसे आपको आंसर्स मिलते जाते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली आंसर्स भी मार्क कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड माइकल एंजेलो डिस्ट्रॉय सो मैनी ड्राइंग्स बिफोर ही डाइड। मतलब एक कोई माइकल एंजेलो, ठीक है, उसने उतनी सारी ड्राइंग्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया था? ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका डैश, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका, उसके बाद हमें इस स्टेटमेंट को इन 4 ऑप्शन से कंप्लीट करना है। तो ये एक हो गया। और दूसरा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द मोस्ट अनयूजुअल एस्पेक्ट इन द ड्राइंग ऑफ क्लियोपैट्रा इज दैट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि पैसेज से हम जो ड्राइंग है क्लियोपैट्रा की, उसके बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पैसेज। तो हमें 3 चीज़ मिल गई। पहला ये क्लियोपैट्रा की जो ड्राइंग है, सेकेंड सेंट पीटर्स बेसिलिका, और दूसरा है कि माइकल एंजेलो से जो रिलेटेड ड्राइंग्स थी। तो ये 3 हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, जो हम पैसेज जब पढ़ेंगे तो उस पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए वापस से आते हैं पैसेज पे। हाँ, तो क्या लिखा है कि ओवर 400 ईयर्स आफ्टर माइकल एंजेलोस डेथ, स्कॉलर्स आर स्टिल अनरावलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ हिज आर्ट। मतलब माइकल एंजेलोस के डेथ के कई 100 साल बाद भी आज भी जो स्कॉलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उसकी मिस्ट्रीज है, उसकी आर्ट की जो आर्ट उन्होंने बनाया, उसकी जो मिस्ट्रीज है उसको अभी भी अनरावल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वन मिस्ट्री रिवील्ड recently was that his famous painting of a pensive Cleopatra included a hidden drawing of a different Cleopatra on the reverse side। अब उनमें से एक मिस्ट्री क्या सामने आई है, वो ये आई है कि रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल में ही, उनकी एक फेमस पेंटिंग है पेंसिव क्लियोपैट्रा की। अब पेंसिव का मतलब क्या होता है? थॉटफुल। मतलब ऐसा देख के लग रहा है उस पेंसिव पेंटिंग को कि जो क्लियोपैट्रा है वो कुछ सोच रही है। मतलब एक होता है ना कि चिंता का एक्सप्रेशन होता है फेस पे, अगर आप कुछ सोच रहे होते हैं तो वो थॉटफुलनेस का एक्सप्रेशन क्लियोपैट्रा पे है। तो वो जो ड्राइंग है उसमें एक और ड्राइंग छुपी हुई है जो कि एक अलग ही क्लियोपैट्रा की है। मतलब क्लियोपैट्रा की एक ड्राइंग के अंदर क्लियोपैट्रा की ही एक अलग ड्राइंग, मतलब एक अलग क्लियोपैट्रा की ड्राइंग उसमें छिपी हुई है। This hidden Cleopatra depicts a tormented woman
whose eyes stare out at the viewer and whose mouth is open, screaming in horror. अब जो ये दूसरी जो पेंटिंग है जो क्लियोपैट्रा की है, जो एक दूसरी क्लियोपैट्रा का एक दूसरा एस्पेक्ट, एक दूसरा एक्सप्रेशन शो कर रही है, वो कौन सा एक्सप्रेशन है? वो ये है कि ये जो हिडन पेंटिंग थी वो एक टॉर्मेंटेड वुमेन को डिपिक्ट कर रही है। मतलब क्लियोपैट्रा जो है इसमें एक ऐसी वुमेन की तरह दिख रही है जो कि टॉर्मेंटेड है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स उनको है, बहुत सफ़र कर रही है वो, ऐसा। और उनकी आइज़ क्या है, वो व्यूअर की तरफ पूरी फैली हुई है, जैसे वो जो भी उस पेंटिंग को देख रहा है उसको ऐसा लगता है कि क्लियोपैट्रा उसे घूर रही है। और हुज माउथ इज ओपन स्क्रीमिंग इन हॉरर, और उनका मुंह खुला है और ऐसा लग रहा है कि वो डर के मारे चीख रही है। द टू इमेजेस ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ द सेम पेपर कैन बी व्यूड साइमल्टेनियसली, मतलब ये जो दो इमेजेस हैं ये पेपर के दो साइड्स पे बनी हुई है और एक साथ ही देखी जा सकती हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। The second mystery is with regard to Michelangelo's architectural plan for the dome of St. Peter's Basilica in Rome. तो और दूसरी मिस्ट्री क्या है? वो जो माइकल का जो प्लान था, आर्किटेक्चरल प्लान जो था डोम के लिए, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से यहाँ का पैसेज तो क्लियोपैट्रा पे था, तो याद कीजिए हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था क्लियोपैट्रा पे, क्या था? हाँ, यहाँ था कि it can be inferred from the passage that the most unusual aspect in the drawing of the Cleopatra is that। अब पैसेज का जो पार्ट हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम क्लियोपैट्रा के बारे में, क्लियोपैट्रा की जो दूसरी ड्राइंग है उसके बारे में अनयूजुअल एस्पेक्ट क्या है, जो क्लियोपैट्रा की ड्राइंग है जिसकी बात हुई है उसमें ऐसी क्या अनयूजुअल है, क्या अलग क्या है उसका? क्या है? द फिगर ऑफ अ टॉर्मेंटेड वुमन, द फिगर ऑफ अ स्क्रीमिंग वुमन, different shades of emotion of Cleopatra can be seen at the same time, या the painting of women on both sides that of Cleopatra। क्या है अलग? क्या है कि जो फिगर है वो एक टॉर्मेंटेड वुमेन का है, मतलब एक ऐसा वुमेन जो सफ़र कर रही है उनका फिगर उसमें है, या ऐसी वुमेन जो चीख रही है उनका है, या फिर क्लियोपैट्रा के ही अलग अलग सेट्स ऑफ इमोशन, मतलब कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट इमोशंस एक साथ ही देखे जा सकते हैं। या फिर अलग बात यह है कि दोनों ही जो तस्वीर है वो क्लियोपैट्रा की है। तो अलग क्या है? अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था क्लियोपैट्रा के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया था कि दोनों पिक्चर क्लियोपैट्रा की है, बट एक जो पिक्चर वो एक अलग तरह की क्लियोपैट्रा की है। अलग तरह की क्लियोपैट्रा से कहने का क्या मतलब? कि मतलब वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। मतलब एक जो पिक्चर है उसमें क्लियोपैट्रा सोच में डूबी हुई है, पर दूसरा जो हिडन पिक्चर है उसमें वो एक ऐसी मतलब वुमेन बनी हुई है जो बहुत सफ़र कर रही है, जो चीख रही है। अब यहाँ पर हम देखें, हाँ, तो यहाँ पे द फिगर ऑफ अ टॉर्मेंटेड वुमेन लिखा है, द फिगर ऑफ अ स्क्रीमिंग वुमेन लिखा है। अब पिक्चर में तो वो टॉर्मेंटेड वुमेन बनी ही हुई है, अब टॉर्मेंटेड वुमेन बनी हुई है तो स्क्रीमिंग वुमेन भी बनी हुई है, तो ये दोनों ही सही है। बट यहाँ पे तो हमें एक ही ऑप्शन भरना है, एक ही ऑप्शन फिल करना है ना हमें यहाँ पे। तो अब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इससे बेटर है कि दोनों ही गलत हों, क्योंकि हम दोनों में से अगर हम ये फिल कर रहे हैं मतलब इसको गलत मान रहे हैं, अब इसको फिल कर रहे हैं तो मतलब इसको गलत मान रहे हैं, मतलब दोनों ही सही है और दोनों तो फिल हो नहीं सकते, तो ये दोनों गलत हुए हैं। दूसरा क्या है? डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशन ऑफ क्लियोपैट्रा कैन बी सीन एट द सेम टाइम, मतलब क्लियोपैट्रा के अलग अलग इमोशंस एक ही साथ देखे जा सकते हैं। या द पेंटिंग ऑफ द वुमेन ऑन बोथ साइड इज दैट ऑफ क्लियोपैट्रा, या फिर ये अलग बात है कि जो पेंटिंग है जिस वुमेन के दोनों साइड पे वो क्लियोपैट्रा की है। अब देखिए दोनों ऑप्शंस आपको एक नज़र में सेम लग सकते हैं और आप शायद आपको लगे भी कि हाँ हो सकता है डी भी आंसर हो, पर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। क्योंकि देखिए ऑथर ने क्या किया है पैसेज में, उसने ये बताया तो है कि इंक्लूडेड अ हिडन ड्राइंग ऑफ अ डिफरेंट क्लियोपैट्रा, ठीक है। इस चीज़ को उसने एज ए फैक्ट बताया है कि जो ड्राइंग है वो एक अलग क्लियोपैट्रा की है, बट उसके बाद उसने इस चीज़ को और आगे एग्जैजरेट नहीं किया, आगे डिस्क्राइब नहीं किया। उसका मेन फोकस क्या है कि ये जो दूसरी जो पिक्चर है, जो हिडन पिक्चर है, वो क्या डिपिक्ट कर रही है, उसमें क्लियोपैट्रा का एक्सप्रेशन कैसा है, और ये डिफरेंट है जो पिक्चर सामने से दिख रही है जिसमें वो पेंसिल क्लियोपैट्रा बनी है। तो ऑथर का जो मेन फोकस है वो ये दिखाने पे है, ये बताने पे है कि जो मिस्ट्री है वो ये है कि उसमें दो पिक्चर क्लियोपैट्रा की है, पर दोनों क्लियोपैट्रास अलग अलग हैं और दोनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग है। ये इस बात पे ऑथर ने उतना फोकस नहीं किया है कि दोनों ही पिक्चर क्लियोपैट्रा की है,
ठीक है, ये अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल ये है कि दोनों को ही साथ में देखा जा सकता है और दोनों में क्लियोपैट्रा अलग अलग एक्सप्रेशन डिपिक्ट करती है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हमारा इसमें आंसर होगा वो ये होगा कि डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशन ऑफ क्लियोपैट्रा कैन बी सीन एट द सेम टाइम। ये नहीं होगा कि दोनों ही पिक्चर क्लियोपैट्रा की है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेकेंड मिस्ट्री जो है वो माइकल एंजेलोस का जो प्लान था, आर्किटेक्चरल प्लान डोम का, सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम के डोम का, उससे रिलेटेड है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। Did he intend the dome to look like the model he built between 1558 and 1561? Or did he change his mind after building the model and decided to elevate the dome in the way it is today? Scholars do not agree on the answers. अब क्या है कि ऑथर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि Did he intend the dome to look like the model he built between 1558 and 1561? मतलब क्या जो माइकलएंजेलो है, क्या वो ऐसा चाहते थे कि जो मॉडल उन्होंने बनाया है, मॉडल अब कोई चीज़ कोई कंस्ट्रक्ट करता है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, उससे पहले उनका एक मॉडल बनता है पेपर पे। तो जो मॉडल डोम का जो माइकलएंजेलो ने 1558 और 1561 के बीच में बनाया था, क्या उनकी चाहत ये थी, क्या वो ये चाहते थे कि वो जो डोम है वो ऐसा ही दिखे? और डिड ही चेंज हिज माइंड आफ्टर बिल्डिंग द मॉडल एंड डिसाइडेड टू एलिवेट द डोम इन द वे इट इज़ टुडे? या फिर जब उन्होंने मॉडल बना लिया तब उनका सोच बदला और उन्होंने डोम को एलिवेट कर दिया, सोचा कि नहीं हम डोम को थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं और एलिवेट द डोम इन द वे इट इज़ टुडे, मतलब आज अब डोम बन चुका है, ठीक है, अब बना जो है वो ऐसे ऊंचा उठा हुआ बना है। तो वो यही कह रहा है कि क्या मतलब जो माइकलएंजेलो थे, क्या वो चाहते थे कि उनका ओरिजिनल जो प्लान था जो उन्होंने 1558 और 1561 के बीच में बनाया था, क्या डोम वो चाहते थे कि डोम वैसा ही दिखे? या फिर जब उन्होंने मॉडल बना लिया फिर उनका माइंड चेंज हुआ और उन्होंने सोचा कि नहीं डोम को थोड़ा ऊंचा बनाएंगे और आज जो डोम बना है वो ऊंचा बना हुआ है। ठीक है, स्कॉलर्स डू नॉट अग्री ऑन द आंसर्स। अब स्कॉलर्स मतलब सहमत नहीं है, उनके अलग अलग आंसर्स है इसको, इन क्वेश्चंस को लेके। The third mystery about this great artist was why he destroyed hundreds or thousands of his drawing before he died. अब थर्ड मिस्ट्री क्या है? ये कि उस आर्टिस्ट ने अपने हजारों जो ड्राइंग्स थे उनको डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, मतलब उसको नष्ट क्यों कर दिया अपने मरने से पहले? Did he feel that they were unimportant or did he want the world to see only his finished product? क्या माइकलएंजेलो को ऐसा लगता था कि वो सारे ड्राइंग्स जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए वो अनइम्पॉर्टेंट थे, या फिर वो चाहते थे कि दुनिया सिर्फ उन्हीं आर्ट को देखे जो फिनिश्ड है? द मिस्ट्री एसोसिएटेड विथ माइकलएंजेलोज आर्ट बीइंग इल्यूसिव हैज अट्रैक्टेड आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स सिंस एजेस। अब जो मिस्ट्री है, जो माइकलएंजेलोस के आर्ट से जुड़ी जो मिस्ट्री है, ये काफ़ी इल्यूसिव है। इल्यूसिव का मतलब जो कि पकड़ में ना आए, यहाँ पे जो सेंस है उसका मतलब है कि वो इल्यूसिव, वो मिस्ट्री समझ नहीं आती है। ठीक है, वो हमेशा हाथ से वो मिस्ट्री निकल जाती है, वो उनको समझ में आती नहीं, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। और इस वजह से कई सालों से, कई एजेस से आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को ये मिस्ट्री अट्रैक्ट करती है और वो जाके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब वाई डिड माइकलएंजेलो डिस्ट्रॉय सो मैनी ड्राइंग्स बिफोर ही डाइड? अब पूछ रहे हैं कि माइकलएंजेलो ने अपने मरने से पहले अपनी उतनी सारी ड्राइंग्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया था? चलिए ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। पहला है द मिस्ट्री इज येट टू बी अनरावल्ड, मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई है, सॉल्व होनी है। दे वर अनइम्पॉर्टेंट, वो जरूरी नहीं थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे वो ड्राइंग्स। दे वर ओनली अनफिनिश्ड वर्क्स, वो अनफिनिश्ड वर्क मतलब अधूरे थे, वो पूरे नहीं थे। ही वॉज अपसेट विद द वे दे वर शेपिंग अप, मतलब जिस तरह से वो बन रहे थे, जिस तरह से उनका काम प्रोग्रेस हो रहा था इन ड्राइंग्स को लेके, उससे वो डिसअपॉइंटेड थे, थोड़े से वरीड थे, खुश नहीं थे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है, ऑथर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डिड ही फील, क्या उन्हें ऐसा लगा कि अनइम्पॉर्टेंट है, या फिर वो चाहते थे कि सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को देखें। और क्या कह रहा है कि द मिस्ट्री एसोसिएटेड विद माइकलएंजेलोज आर्ट बीइंग इल्यूसिव हैज अट्रैक्टेड आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स सिंस एजेस, मतलब अभी तक जो मिस्ट्री है इनसे रिलेटेड वो अभी तक अट्रैक्ट करती आ रही है, मतलब कि अभी भी अट्रैक्ट कर रही है मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। तभी तो ऑथर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा है कि क्या ऐसा हुआ है या क्या ऐसी बात है कि उन्होंने ऐसा किया। तो मतलब मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ए होगा। बाकी ये तो
गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ऑथर ने क्वेश्चन के फॉर्म में किया। अब कोई क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों करेगा जब उसे पता नहीं होगा ना, तभी तो वो पॉइंटर करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या ऐसा था, क्या ऐसा था। और फिर हमने पैसेज में पढ़ा भी कि अभी तक वो मिस्ट्री अट्रैक्ट कर रही है, मतलब मिस्ट्री भी है तभी तो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि मिस्ट्री अनराइवल नहीं हुई है। अब डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस। बेयर्स नो रिजेम्बलेंस टू द वन इन द मॉडल, मतलब मॉडल में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मॉडल में जो बना हुआ डोम था वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है जो अभी बना है, जो रियल में बना हुआ है। वॉज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट, मतलब जो डोम था जब मॉडल बनने के बाद डोम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वॉज डिजाइन डिफरेंटली देन द वन दैट वॉज बिल्ट, मतलब जो डोम था ऑफ पीटर्स बेसिलिका वॉज डिजाइन डिफरेंटली, मतलब उसकी डिजाइन अलग बनाई गई थी लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया और उसको अलग तरीके से बनाया गया। या वॉज रीबिल्ट टू एलिवेट द डोम, मतलब डोम को फिर से बनाया गया उसे एलिवेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस एट फर्स्ट क्लास आपको थोड़ी से क्लोज लग सकते हैं, मे भी लग सकता है कि एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो रहा है इसमें। अब ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा पैसेज में कि पहले माइकल एंजेलो ने बनाया एक प्लान, फिर उन्होंने प्लान को चेंज किया और डोम को थोड़ा सा ऊंचा उठाने की बात कही, और बाद में जो रियल डोम बना वो ऊंचा उठा हुआ था, मतलब वो जो प्लान में जो चेंजेस किए गए उसके अकॉर्डिंग बना। हमने यहीं पे पढ़ा यहाँ पे, डिड ही इंटेंड द डोम टू लुक लाइक द मॉडल ही बिल्ट बिटवीन 1558 और 1561, मतलब ऑथर क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो चाहते थे कि वो वैसा बने, जब बाद में वो उन्होंने माइंड चेंज किया अपना, और डिड ही चेंज हिज माइंड आफ्टर बिल्डिंग द मॉडल एंड डिसाइडेड टू एलिवेट द डोम इन द वे इट इज टुडे, मतलब आज जो डोम दिखता है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एलिवेटेड हुआ, क्या वो चाहते थे, क्या उन्होंने मॉडल के बाद मॉडल पहले बना लिया फिर उन्होंने माइंड चेंज किया। तो इससे हम क्या पता चलता है कि जो डोम है वो दिखता तो वैसा ही है, उसमें हल्के से चेंजेस किए गए, मतलब उसे हल्का उठाया गया है। अब ये कहना कि बेयर्स नो रिजेम्बलेंस कहना मतलब कि ये कहना कि डोम बिल्कुल ही अलग दिखता है, तो ऐसा तो ऑथर ने कहीं भी इंडिकेट नहीं किया है कि डोम बिल्कुल ही अलग दिखता है। उसने बस ये बताया है कि डोम को एलिवेट किया गया है, उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर की गई है, तो ये हमारा गलत हुआ। डोम वॉज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट, मतलब जब माइकल एंजेलो ने मॉडल बनाई उसके बाद डोम जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नहीं, ये भी गलत है। वॉज डिजाइन डिफरेंटली देन द वन दैट वॉज बिल्ट, मतलब उसकी डिजाइन वॉज डिजाइन डिफरेंटली, मतलब जो लास्ट में जो फाइनली जो मॉडल बना डोम का, मॉडल कह रहा हूँ मतलब जो रियल डोम बना उससे पहले अलग तरह से डिजाइन किया गया था। तो यही कहना भी चाह रहा है, पहले उन्होंने बनाया मॉडल फिर सोचा कि उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं, तो हमारा ये आंसर सही है। वॉज रिबिल्ट टू एलिवेट द डोम, अब देखिए मॉडल को रिबिल्ड किया गया था, डोम यहाँ पे मॉडल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डोम की बात हो रही है। डोम को रिबिल्ड नहीं किया गया था, मॉडल को किया गया था, तो इससे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। चलिए, तो देखा कि हमारी अप्रोच क्या रही। हमने पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लिया, हमें पता चल गया कि हाँ ये वाला इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढना है, हमें किन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। क्या कीवर्ड्स थे, क्लियोपैट्रा पेंटिंग कीवर्ड्स था, दूसरा में डोम कीवर्ड था, फिर क्या था मिस्ट्री जो उनके आर्ट से रिलेटेड थी। तो ठीक वही अप्रोच हम यहाँ भी लगाएंगे। ये सेकंड पैसेज है, इसमें क्या कह रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एम ईश्वरैया डू फॉर अ लिविंग, मतलब जो एम ईश्वरैया है वो उनका काम क्या है, उनकी जॉब क्या है, क्या करते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। As per the passage, what factor makes it harder to cope for people who seek to commit suicide? मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग क्या फैक्टर है, वो क्या चीज़ है, क्या पहलू है जो कि उन लोगों के लिए हार्ड बना देती है, टफ बना देती है डील करना किस चीज़ से, उन लोगों के लिए जो सुसाइड कमिट करते हैं उनके लिए, मतलब कोप करना, डील करना चीज़ों से क्या मुश्किल बना देती है, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा क्या है कि एम ईश्वरैया सेव्ड ओवर 10 पीपल अटेम्प्टिंग सुसाइड बाय दैट। अब एम ईश्वरैया जो पैसेज में उन्होंने 10 लोगों को की जान बचाई है, वो 10 लोग सुसाइड करने जा रहे थे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। So let's read the passage and see what it is all about. So, amidst continuing stresses and crises in everyday lives and a lack of the required awareness and support for mental health issues,
Our ability to cope is very often tested to its very limits and many seek escape by ending it all. अब क्या कहना चाह रहा है इसमें कि एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई जो स्ट्रेस है, जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, और एक लैक है, कमी है, किस चीज़ की कमी है? रिक्वायर्ड अवेयरनेस और सपोर्ट की। जो चीज़ ज़रूरी है, जो अवेयरनेस, जो सपोर्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए ज़रूरी है, उसकी कमी है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि हमारी जो एबिलिटी है कोप करने की, मतलब डील करने की इन स्ट्रेस से, इन डिफ़िकल्टीज से, इज़ वेरी ऑफन टेस्टेड। इज़ वेरी ऑफन टेस्टेड का मतलब क्या होता है? उसकी बार बार परीक्षा ली जाती है, मतलब हमें बार बार उस लिमिट तक पहुंचा दिया जाता है कि हम अब और आगे सह नहीं सकते, हम अब और आगे इन डिफ़िकल्टीज से डील नहीं कर सकते। और इस वजह से एंड मैनी सीक एस्केप बाय एंडिंग इट ऑल। अब चूंकि बहुत लोग को काफ़ी लिमिट पे पहुंचा दिया जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब इसके बाहर तो हम डील नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? वो इनसे बचने के लिए दे सीक एस्केप बाय एंडिंग इट ऑल। एंडिंग इट ऑल का मतलब क्या होता है कि वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, मीन्स अपनी जान ले लेते हैं। पुलिंग पीपल बैक फ्रॉम द एज इज नो मीन टास्क, बट 45-year-old M. Ishwaraya from Maheswaram, Hyderabad, a home guard officer with the Sarurnagar Lake Police, does this time and time again, literally। अब लोगों को उस सिचुएशन से निकालना जहाँ पे वो सुसाइड करने वाले हैं, उससे उनको वापस लाना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। बट 45-year-old M. ईश्वरैया ने ये काम काफ़ी बार किया है। और M. ईश्वरैया क्या है? वो महेश्वरम हैदराबाद में एक होमगार्ड ऑफिसर है। किसके साथ? सरूरनगर लेक पुलिस के साथ। अब याद कीजिए, क्वेश्चन था कि M. ईश्वरैया क्या करते, व्हाट डज ही डू फॉर अ लिविंग। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर कि वो एक होमगार्ड है। यहाँ पे दिया ही इज अ होमगार्ड ऑफिसर, सही है हमारा आंसर। ही रन्स अ सुसाइड हेल्पलाइन, नहीं। ही इज अ मेडिकल काउंसलर, नहीं। ही रन्स एन एनजीओ, गलत। वो क्या करते हैं? वो एक होमगार्ड ऑफिसर, ठीक है। ओवर द लास्ट 6 months he has rescued more than 10 people attempting suicide by diving into सरूरनगर लेक। अब उन्होंने 10 लोगों की जान बचाई है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे। किस वे में कर रहे थे? सरूरनगर लेक में गोता लगा के वो उसमें डूबने जा रहे थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन था कि M. ईश्वरैया सेव्ड ओवर 10 people attempting suicide by jumping into the सरूरनगर लेक, सही है। डाइविंग, जंपिंग इनटू सिनोनिमस है। ये हैंगिंग हिमसेल्फ नहीं, जंपिंग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन नहीं, जंपिंग ऑफ द क्लिफ इन माहेश्वरम नहीं। अब एक क्वेश्चन और था कि क्या फैक्टर है जिससे जो डील करना होता है लोगों के लिए वो हार्ड हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए जो सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, सोचते हैं। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज कंसिडर्ड क्रिमिनल एक्ट, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, पूरे पैसेज में तो नहीं बताया गया कि क्रिमिनल एक्ट है, एक ऑफेंस है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर मेडिकल हेल्थ इशूज, हाँ याद कीजिए हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अमिड्स कंटिन्यूइंग स्ट्रेस एंड क्राइसिस इन एवरीडे लाइफ एंड अ लैक ऑफ द रिक्वायर्ड अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ इशूज। इस वजह से वो इतना हार्ड है हमारे लिए, इतना टफ है इन डिफिकल्टी से कोप करना, डील करना, ठीक है। तो ये सही हुआ। सोशल स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड विक्टिम्स, नहीं, कोई वैसा मेंशन नहीं है, और नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए, अब हमने दोनों आरसी काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको आरसी सॉल्व करने का ये अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कैसा लगा और आपकी अप्रोच क्या रहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन, जो कि हमारा है क्लोज पैसेज, जो कि ऑब्वियसली एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर का। इसमें क्या होता है? एक पैसेज है, कुछ वर्ड्स मिसिंग है, हमें जो गिवन वर्ड्स है उनसे वहाँ फिल करना है ब्लैंक, ठीक है। तो पहला हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हम पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे कि एक आइडिया हमें मिल सके कि क्या कहना, पैसेज हमसे क्या कहना चाह रहा है, और उससे क्या होगा कि हम एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, जो राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, वो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, democracy has its dangers, the greatest of which is that it may be the rule of ignorance. Citizens who are not blank, intelligent and educated are likely to commit errors of judgment in फिर blank है their franchise. The best candidate may thus dash to get elected. Elections are usually a matter of propaganda. अब
ये पैसेज किस पे रिलेटेड है? डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस पे है। क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज के थ्रू? हमसे क्या कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी के अपने ही कुछ खतरे हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है। द ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रूल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ऐसे लोग जिनको मतलब पता नहीं है क्या करना है वो रूल में आ जाए। ठीक है, सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट। अब हमें ये ब्लैंक भरना है। ब्लैंक से पहले क्या है? इंटेलिजेंट। ये क्या होता है? आप लोग को पता है कि ये होता है एक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आता है एडजेक्टिव से पहले? एडवर्ब आता है, मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब ही आता है। तो हमें उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। कहना क्या चाह रहा है? सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट। ऑप्शन क्या है? बेयरली, एडिक्वेटली, हाईली, परफेक्टली। मतलब सिटीजन जो कि इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं और इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो मतलब अच्छा जजमेंट ले सके, और वो बहुत बार ऐसे सिटीजन्स एरर कमिट कर देते हैं वोट करने में। ठीक है, इलेक्शन के टाइम। तो हमें बेयरली का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो सिटीजन जो ना के बराबर इंटेलिजेंट है और एजुकेटेड है और लाइकली टू कमिट एरर्स नहीं, हु आर, यहाँ पे नॉट लगा है तो हमें क्या, नॉट बेयरली का मतलब क्या हो जाएगा? जो कि ना के बराबर नहीं है, मतलब कि वो इंटेलिजेंट है पर उनकी तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि नॉट पे ध्यान रखना है आपको। तो बेयरली गलत हुआ। एडिक्वेटली हो सकता है, मतलब एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है? कि किसी पर्पस के लिए फिटिंग है, किसी पर्पस के लिए सही है। तो यहाँ पे पर्पस की बात हुई भी है कि किस पर्पस की बात हुई है कि उन्हें इतना इंटेलिजेंट और इतना एजुकेटेड रहना है कि वो एरर्स ऑफ जजमेंट ना करें। तो और जो सिटीजन्स इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो ऐसा एरर्स ऑफ जजमेंट कर देते हैं। ठीक है, हाईली, सिटीजन्स वर नॉट हाईली इंटेलिजेंट। अब देखिए हाईली भी फिट हो सकता था, बट ये सेंटेंस थोड़ा सिचुएशनल है। मतलब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि उन्हें इतना एजुकेटेड होना है कि वो एरर ना करें। अब इतना मतलब एक सिचुएशन है, कंडीशन उसको फुलफिल करने की बात हुई है, तो हमारा एडिक्वेटली ही आंसर सही होगा, यहाँ पे हाईली नहीं होगा। परफेक्टली का कोई सेंस नहीं बनता। परफेक्टली का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी फ्लॉज, ऐसे वे में जिसमें कोई फ्लॉज ना हो, एरर ना हो। तो परफेक्टली इंटेलिजेंट क्या होता है? या परफेक्टली एजुकेटेड, मतलब ऐसा इंटेलिजेंस में कोई कमी ना हो। तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, एक परफेक्शन का सेंस है जो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। सो परफेक्टली गलत है। एडिक्वेटली इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन डैश देयर फ्रेंचाइज। अब इन के बाद इन प्रेपोजिशन है। क्या है इन? पता है होगा कि ये है प्रेपोजिशन, या हम शॉर्ट फॉर्म में उसको प्रेपो भी कह सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो प्रेपोजिशन जो होता है उसके बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही बनते हैं। अरे तो प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही बनते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है? डिसाइडिंग, प्रोक्लेमिंग, डिक्लेयरिंग, एक्सरसाइजिंग। अब सर यहाँ ऑप्शंस पे तो ना नाउन दिख रहा है ना प्रोनाउन दिख रहा है, और आप कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन से इसको फिल करना है, और नाउन तो है ही नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट आपने जो सिखाया वो गलत है? तो नहीं, कॉन्सेप्ट मेरा सही है। ये डिसाइडिंग, प्रोक्लेमिंग, डिक्लेयरिंग और एक्सरसाइजिंग नाउन ही हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखो, आईएनजी जब लग गया वर्ब के फॉर्म में, वो भी नाउन्स का रोल प्ले करती हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? जेरेंड्स। जैसे होता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, होता है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग में क्या है? स्मोक जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है, स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोकिंग। बट यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है, मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। अब सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बनते हैं, तो मतलब स्मोकिंग भी नाउन होगा, तो बिल्कुल वो नाउन है, वो जेरेंड है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन्स का फंक्शन प्ले करती है, मतलब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनती है, हम उन्हें जेरेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन क्या? इन देयर फ्रेंचाइज। अब देखिए, अब देयर फ्रेंचाइज ऑब्जेक्ट है, तो अब जेरेंड्स का खुद का ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि वो होते तो वर्ब ही है, नाउन का फंक्शन करते हैं, नाउन हम उनको कह सकते हैं, बट उनमें वर्ब की क्वालिटी भी होती है, वो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो जो देयर फ्रेंचाइज है ये उनका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि वो, अब फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? राइट टू वोट, ये होता है फ्रेंचाइज का मतलब। यहाँ पे राइट टू वोट की बात हो रही है।
मतलब वो एरर्स कर जाते हैं अपने राइट टू वोट को क्या करने में, डिसाइड करने में। वो डिसाइड करने में एरर कर देते हैं अपने राइट टू वोट का, प्रोक्लेम करने में एरर कर देते हैं, डिक्लेयर करने में एरर कर देते हैं, या एक्सरसाइज करने में एरर कर देते हैं। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि वो जिनको राइट दिया गया है उसको वो ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। तो यूज करने की बात हो रही है, राइट को अप्लाई करने की बात हो रही है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वो होगा एक्सरसाइजिंग, मीन्स यूजिंग और अप्लाइंग। डिसाइडिंग मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना, डिसाइड करने में एरर कर दे रहे हैं कि उनका राइट टू वोट क्या है, राइट तो उनको मिला हुआ है, उसमें क्या डिसाइड करना। प्रोक्लेमिंग और डिक्लेयरिंग का मतलब होता है पब्लिकली अनाउंस करना, जाके घोषणा करना। अब राइट की घोषणा करने में वो एरर कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बना रहा। एक्सरसाइजिंग ही हमारा सही आंसर है, ये सारे गलत हैं। चलिए लास्ट ब्लैंक है, द बेस्ट कैंडिडेट मे दस डैश टू गेट इलेक्टेड। अब जो बेस्ट कैंडिडेट है वो इन वजह से क्या होता है, फेल हो जाता है इलेक्ट होने से, सक्सीड कर देता है इलेक्शन होने में, डिसलाइक कर देता है या डिजायर कर देता है। तो हमारा जो आंसर हमने पढ़ा क्या कि वो जो होते हैं जो सिटीजन जिनके पास एजुकेशन और इंटेलिजेंस नहीं होता है, एडिक्वेट इंटेलिजेंस और एजुकेशन नहीं होता है, वो गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों का परिणाम रिजल्ट क्या होता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है वो नहीं हो पाता है इलेक्ट, तो फेल हमारा आंसर होगा। द बेस्ट कैंडिडेट में 10 जो वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, में 10 मतलब जो हमने अभी जो भी पढ़ा उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकलता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है वो नहीं हो पाता है, तो सक्सीड, डिसलाइक, डिजायर, ये तीनों गलत हो गया। सक्सीड टू गेट इलेक्टेड नहीं, कोई सेंस के पूरे अपोजिट है। डिसलाइक टू गेट इलेक्टेड नहीं, डिजायर मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत चाहना, तो इस वजह से वो चाहने लगता है इलेक्ट होना, नहीं, बिल्कुल गलत है। ओके, एक और पैसेज है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द जॉब। डेक्स्टर गॉट आउट ऑफ हिज कार एंड पीस्ड टुवर्ड्स द फेंस। डेक्स्टर कार से बाहर निकला और फेंस की तरफ दौड़ने लगा, ठीक है। ही स्लोली क्रैक्ड द गेट एंड डैश्ड इनटू द जंबल्ड मेस ऑफ वेजिटेशन। उसने धीरे से गेट को खोला और जंबल्ड मेस ऑफ वेजिटेशन, जो कि मतलब घास फूस उगा हुआ था पूरे तड़बतर तरीके से, उसमें उसने कुछ किया। अब भाई क्या किया, अवर्टेड, डायरेक्टेड, सिक्योर्ड, हर्डल। हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब आएगा, ही स्लोली क्रैक्ड द गेट एंड डैश्ड इनटू द। स्ट्रक्चर पता चल रहा है आपको, ही स्लोली क्रैक्ड वर्ब है एंड डैश इनटू द, तो यहाँ भी वर्ब आएगी क्योंकि एंड जो वर्ड है उसके इधर और इधर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म ही है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। हर्डल ये तो नाउन है, इसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, तो ये तो गलत हुआ। अब उसने क्या किया, उन जंबल्ड मेश को अवर्ट किया। अवर्ट मतलब क्या होता है, प्रिवेंट किया। अब घास फूस को वो प्रिवेंट थोड़ी कर देगा उगने से। डायरेक्ट किया मतलब उनको बताने लगा कि ऐसे उगो, तुम ऐसे क्यों उगो, वैसे उगो। उनको सुपरवाइज किया, मैनेज किया, नहीं, ये भी गलत है, तो ये अवर्टेड गलत हो गया। सुपरवाइज, डायरेक्ट, ये भी गलत हुआ। सिक्योर्ड, एक मिनट, अरे सो सॉरी, हाँ ये था एक्स, ये मैंने यहाँ पे वाई में, मैं भी वाई में मैंने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है भाई, मैं भी थोड़ा इंसान ही हूँ। चलिए एक्स की बात हो रही थी, वही चीज़ हुआ यहाँ पे। मैंने ये V2 है, अब चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी V2 आएगा, ठीक है। अब पियर्ड, मेडल्ड, एक्सटेंडेड V2 है। रेयर होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। रेयर का मतलब क्या होता है, जो आसानी से ना मिले। ये एडजेक्टिव है हमें, लेकिन चाहिए वर्ब, तो ये गलत हुआ। अब उसने क्या किया, पियर्ड किया, मेडल्ड किया, एक्सटेंडेड किया। पियर्ड मतलब होता है ग्लांस करना, देखना, ठीक है। मेडल मतलब इंटरफियर करना। अब जंबल्ड मास वेजिटेशन में इंटरफियर थोड़ी करेगा, उसमें वो क्या करेगा इंटरफियर करके, गलत हो गया। एक्सटेंडेड मतलब होता है लंबा करना। अब वहाँ पे गया और जो वेजिटेशन था, जो घास फूस थे, उसको लंबा करने लगा, कोई सेंस बना नहीं, ठीक है। इसको क्या होता है, इलोंगेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलोंगेटेड, यानी मेक लॉन्ग। पियर्ड मतलब उसने गेट खोला और देखने लगा, जो पूरा जो तड़बितर तरीके से उगा हुआ था वेजिटेशन, घास फूस, उसमें वो देखने लगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो हमारा इसमें क्या होगा, पियर्ड आंसर सही होगा। अब देखने पे तो क्या दिखा
कि एक क्रीक है, एक पतला सा पानी का एक नदी टाइप का होता है जो समुद्र से निकलता है और लैंड की तरफ बढ़ता है। तो क्रीक था, वो फ्लो कर रहा था 30 फीट बिलो, 30 फीट नीचे, ठीक है। और वहाँ पे क्या थे, और अमिट फॉलिंग ट्री ब्रांचेस, टूटे हुए टहनी थे ब्रांचेस थे ट्री के, ठीक है। ड्राई ब्रश था वहाँ पे, पाइल्स ऑफ वेट लीव्स थे। तो ये उसने देखा, ठीक है। साइरेंस ब्लेयर्ड, ऑफिसर्स डैश द पेरीमीटर। अब उसके बाद क्या हुआ कि साइरेंस की आवाज़ सुनाई दी, काफ़ी लाउड आवाज़ थी, वो सुनाई दी। फिर ऑफिसर्स ने क्या किया, ऑफिसर्स डैश द पेरीमीटर। हमें वर्ब चाहिए, अब वर्ब का भी हमें सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट टेंस है, पूरा का पूरा पैसेज अगर आप पढ़े तो पास्ट टेंस में है, पास्ट की बात कह रहा है ये, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। अब ऑफिसर्स ने क्या किया, अवर्ट किया, डायरेक्ट किया, सिक्योर किया। हर्डल तो हमने पहले ही पिछले बार में ही हटा दिया था। यहाँ पे वर्ब चाहिए हमें, ये नाउन है, इसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, एक नाउन है। तो अवर्ट किया, डायरेक्ट किया या सिक्योर किया। तो अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट। क्या होता है, प्रिवेंट। अब पेरीमीटर क्या होता है, वो कोई लैंड है, उसका जो बॉर्डर होता है, इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो उन्होंने पेरीमीटर को प्रिवेंट करने लगे, वो ये करने लगे कि पेरीमीटर ना हो वहाँ पे। नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। पेरीमीटर को सुपरवाइज भी नहीं करने लगे थे वो। उन्होंने क्या किया था, पुलिस ऑफिसर ने पेरीमीटर को सिक्योर किया था। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो किसी एरिया को सिक्योर करते हैं, मतलब कि किसी को वो अंदर या बाहर जाने नहीं देते हैं। तो सिक्योर्ड हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप रीडिंग करते हैं, रेगुलरली रीडिंग करते हैं, आपकी हैबिट है रीडिंग करना, तो ये वाला आप क्वेश्चन काफ़ी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पर आर्टिकल्स में या नॉवेल्स में ये डिस्कस होता है कि द पुलिस ऑफिसर सिक्योर्ड द एरिया, सिक्योर्ड द बिल्डिंग, सिक्योर्ड द पेरीमीटर। तो वहाँ से भी आप इसको आराम से कर सकते थे। इसीलिए रीडिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आरसी में तो आपको मदद करता है, ये रीडिंग स्पीड डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप होती है। क्लोज टेस्ट में भी और पैरा जंबल में भी काफ़ी मदद करता है आपकी, और वो कैप तो आपकी इनरिच होती ही है रीडिंग से। तो आई विल सजेस्ट कि आपको समय निकाल के थोड़ा बहुत हर दिन रीड करना चाहिए। एक चैप्टर, एक आर्टिकल काफ़ी है, आप हर दिन रीड करो, एक हैबिट बननी चाहिए आपकी। अब क्या है, While Dexter and Thompson walked the upper banks, police dogs combed the creek. अब डेक्स्टर थॉमसन वो अपर क्रीक पे चल रहे थे और पुलिस डॉग्स ने कॉम्ब किया। कॉम्ब का मतलब क्या होता है, सर्च करना। यहाँ पे कॉम्ब मतलब वो कंघी की बात नहीं हो रही है, ये बाल झाड़ने की। कॉम्ब का मतलब होता है कि सर्च करना। यहाँ पे उन्होंने पूरा जो क्रीक था, तो नीचे बह रहा था, उसको पूरा सर्च किया। आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स अ डिटेक्टिव डैश समथिंग इन द लीव्स, बाइसिकल। अब 15 मिनट बाद एक डिटेक्टिव ने कुछ किया। क्या किया लीव्स में, जिसका रिजल्ट था एक बाइसिकल। अब डिटेक्टिव बाइसिकल उसको मिला ही होगा, मतलब उसने देखा होगा, तो उसको लीव्स में मतलब पत्तों के बीच एक बाइसिकल दिखी होगी। अब आइडेंट का मतलब होता है किसी रूल को फॉलो करना। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा। ये जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना। और तो उसने वो लीव्स में बैठ के वो डिटेक्टिव मैन्युफैक्चर थोड़ी करने कर बैठ जाएगा बाइसिकल को, तो ये भी गलत है। हेल्प, बाइसिकल को हेल्प नहीं करने लग गया था वो ठीक है, बाइसिकल को उसने स्पॉट किया था, मतलब उसने देखा था, उसको मिला था कि हाँ बाइसिकल वहाँ पे है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, स्पॉटेड, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमने पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा। क्लोज टेस्ट पहले पढ़ने से क्या होता है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेंस पता चल जाता है कि फ्लो क्या चल रहा है, किस टेंस में पूरा सेंटेंस जा रहा है, पास्ट की बात हो रही है या पास्ट से प्रेजेंट की तरफ स्टोरी बढ़ रही है। इससे क्या होता है, अगर किसी ब्लैंक में आपको वर्ब फिल करनी है तो उसका फॉर्म आपको क्लियर हो जाता है। सेकंड, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस बेस पे तो कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा। क्योंकि अगर आपने यहीं तक पढ़ा तो हो सकता है आपको 2-3 वर्ड्स फिट हो जाए, बट जब आपने यहाँ से पढ़ा और आगे भी पढ़ लिया, आपको मीनिंग क्लियर हो गई, तो मतलब आपको पता है कि यही फिट होगा। तो आपको क्लोज टेस्ट पहले पढ़ना है, उसके बाद उसके वर्ड्स को अटेंड करना है, ठीक है। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और आई होप कि काफ़ी कुछ गेन किया होगा आपने। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कुछ डाउट्स हों तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं सॉल्व करूँगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छा कीजिए और एग्ज़ाम्स को क्रैक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।